हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। राष्ट्रपति के टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हम बात कर रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियों में कौन कौन शक्तियां शामिल हैं। जिसके तहत हमने बात किया था कि वो जनरल पावर और इमरजेंसी पावर, दो पावर शामिल हैं। जिसमें जनरल पावर के जो 6 हैं उनके बारे में जिक्र किया था कि ये पावर जो है जनरल पावर के अंतर्गत आते हैं, और 2-3 पावर जो है इनको जो है इमरजेंसी पावर के अंतर्गत रखा गया है। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति को दी जाने वाली लेजिस्लेशन पावर में, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, यानी कि विधायी शक्तियों के बारे में, संसद की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में, संसद और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में। चलिए इसी कड़ी में हम बात करेंगे और 4 आर्टिकलों का जिक्र करेंगे जो बहुत बखूबी से राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये 4 आर्टिकल क्या हैं और क्यों इन 4 आर्टिकलों को राष्ट्रपति के विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव पावर में रखा गया है, ये भी देखते हैं। ये 4 आर्टिकल हैं आर्टिकल 79, आर्टिकल 99, आर्टिकल 331 एंड आर्टिकल 366। ये चारों ही आर्टिकल किन किन बातों का उल्लेख करते हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 79 की। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट या संसद शब्द को परिभाषित करता है। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द पीपल, ये दोनों शामिल हैं। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ ये उठ सकता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कैसे शामिल है। तो हम बता दें कि कोई भी नियम, कानून, एक्ट, पॉलिसी, स्कीम या बिल, कानून, कुछ भी चीज़ यदि बनाई जाती है तो सांसद में ही इन बिलों को रखा जाता है। या तो वो बिल लोकसभा में रखी जाएंगी या तो वो बिल राज्यसभा में रखी जाएंगी। और जो लोकसभा में बिल रखी जाती है, लोकसभा में पारित होने के बाद उसको राज्यसभा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पारित होने के लिए। और यदि वह बिल राज्यसभा में रखी गई है तो राज्यसभा में पारित होने के बाद उसको लोकसभा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पारित करने के लिए। जैसे ही इन दोनों हाउस जो है पूरी तरीके से इन बिल पर सहमति दे देते हैं, तब यह बिल राष्ट्रपति के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति जब तक उसमें सिग्नेचर नहीं करता तब तक वह बिल या कानून, वह बिल या एक्ट कभी भी कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर और यहाँ बिल की मंजूरी और कानून का रूप धारण करना, इसी बात को लेकर के हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति क्यों ना शामिल रहे संसद में। अब हम जिक्र करते हैं आर्टिकल 99 की। आर्टिकल 99 की। राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और संसद के वरिष्ठ सदस्य, मतलब कि वह सदस्य जो कई बार मेंबर बन चुका है, जिसे विधि संबंधी बातें पता हो, लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस अस्थायी अध्यक्ष को अंतरिम अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। अब यहाँ जिक्र आता है कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, क्यों इसको चुना जाता है। तो इस प्रोटेम स्पीकर के 2 काम हैं, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना और दूसरा काम है तब तक पद पर रहना जब तक लोकसभा में नए सदस्य ना चुन लिए जाएं। इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्द का, और ये इसका भी उल्लेख नहीं है कि वरिष्ठतम सदस्य को ही आप लोकसभा में अध्यक्ष बनाएं। यदि इसको और अच्छे से आपको यदि समझना हो तो कर्नाटक में राज्यपाल का मामला किस तरीके से गरमाया था, उसमें आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं 3rd आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 331 की। आर्टिकल 331 कहता है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को चुनेगा। यदि कंडीशन और स्थिति भी समझ लीजिए, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि यदि ये एंग्लो इंडियन कहीं से भी लोकसभा में निर्वाचित होकर के नहीं आए तब 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। यदि वो निर्वाचित हो के आए हैं लोकसभा में तब तो बात कुछ और है, लेकिन यदि नहीं आए हैं तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन के बतौर मनोनीत करते हैं। और ये ऐसा क्यों, ताकि एंग्लो इंडियन यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ये न लगे कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा में कोई नहीं है। लेकिन अभी तक
1952 1952 सॉरी नॉट 952 नॉट 92 एक्चुअली 1952 1952 से लेकर के 2014 तक मोदी जी के फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम जब वो प्रधानमंत्री थे, तब तक एक भी एंग्लो इंडियन कभी भी निर्वाचित होकर के लोकसभा में नहीं आया है। सब ऐसे सदस्य हुए, सब एंग्लो इंडियन ऐसे हुए जिनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। लेकिन ये जो राष्ट्रपति के मनोनीत करने की प्रक्रिया है, ये राष्ट्रपति की स्वाविवेक शक्ति नहीं है। वह मंत्री परिषद के कहने पर या सलाह पर ही उन दो लोगों को वह मनोनीत करता है। पढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 366 की। आर्टिकल 366 एंग्लो इंडियन शब्द को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है। एंग्लो इंडियन कौन है ये लोग? ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या दादा अंग्रेज रहे हों और माँ हिंदुस्तानी हो, अनिवार्य रूप से हिंदुस्तानी हो। स्पष्ट है कि उनसे उत्पन्न संतानें एंग्लो इंडियन ही कहलाएंगे। राष्ट्रपति का ये स्वाविवेक शक्ति नहीं होती कि वो दो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करता है, वो उनकी स्वाविवेक की शक्ति नहीं, वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही ये करता है। आज तक कभी भी एंग्लो इंडियन ऐसे नहीं हैं जो निर्वाचित होकर के आए हों। 27 मई 2014 जब मोदी की मंत्रिमंडल ने शपथ ली और जुलाई 2015 तक एक भी एंग्लो इंडियन लोकसभा में नहीं आए थे। तब जुलाई 2015 के बाद राष्ट्रपति ने दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया। इनके नाम थे रिचर्ड डे और जॉर्ज बेकर। अब हम जिक्र करते हैं आर्टिकल 83 की। क्या कहता है? 80 की धारा 3 किस बात की जिक्र करता है? आर्टिकल 80 की धारा 3 जिक्र करता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ये 12 सदस्य साहित्य से, कला से, विज्ञान के क्षेत्र से एवं समाज सेवा के क्षेत्र से बिलोंग करने वाले होंगे। और हम इस बात का जिक्र भी यहाँ समझिए कि लोकसभा में 2 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 2 और 12 वो, ये दोनों मिलाकर के कुल 14 मेंबर यानी कि 14 मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में यानी कि इलेक्शन में भाग नहीं लेते। लेकिन यदि बात महाभियोग की हो, यदि बात हो राष्ट्रपति को हटाने की, तो ये 14 मेंबर भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं। यदि बात होती है राष्ट्रपति यानी कि महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की या महाभियोग की, तब। लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं और समझते हैं और अन्य तथ्यों। इन एंग्लो इंडियन को सरकार के विश्वास व और सरकार के खिलाफ में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लेते। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुला सकता है, वह सत्रावसान समाप्ति की घोषणा कर सकता है तथा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो भी निर्णय हैं ये सब मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। यहाँ तक कि यदि हम जिक्र करें तो राष्ट्रपति के 98% मामलों पर मंत्रिमंडल के सलाह पर ही काम करता है, संसद का अधिवेशन भी। लेकिन कुछ अधिकार राष्ट्रपति के स्वाविवेक से भी काम किए जाते हैं, राष्ट्रपति के स्वाविवेक से भी कुछ काम किए जाते हैं। लेकिन स्थिति ऐसे मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में बहुमत खो चुकी हो या खोने वाली हो, वो जानते हैं कि यदि संसद अधिवेशन बुलाया गया तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह मंत्रिपरिषद में बहुमत स्थापित नहीं कर पाए थे। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 86 की। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। वह संसद को संदेश भेजने का भी अधिकार इनके पास होता है। संसद सत्र को स्थगित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। यह काम तो संसद के अध्यक्ष का होता है। यह संबोधन जो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, यह संबोधन में राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 86 करता है।
अब जिक्र करते हैं आर्टिकल 87 की। राष्ट्रपति पार्लियामेंट को विशेष रूप से संबोधित करता है, संसद को विशेष रूप से संबोधित करता है और कर सकता है। वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। इसके साथ ही यदि हम समझ लें कि साल में 3 ही सत्र बुलाए जाते हैं, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की पहली सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। धन विधेयक को छोड़कर सभी बिल लोकसभा राज्यसभा में रखी जा सकती हैं। आर्टिकल 110 इस बात को बताता है। हाँ, लेकिन यह धन विधेयक संसद में रखी गई, यह बिल राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में यहाँ पास नहीं हुआ। 6 महीने हो गए, कोई रिस्पांस लोकसभा नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 111 एवं आर्टिकल 123 की। किन 2 बातों का उल्लेख करता है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 123 कहता है कि संसद के द्वारा जारी किए गए कोई भी बिल, एक्ट जब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए पहुंच जाते हैं, सिग्नेचर हो गया राष्ट्रपति का मतलब वो कानून बन गई, वो दोबारा एक बार पुनः विचार के लिए इसे वापस भेज सकता है। लेकिन यदि हम बात करें संसद के ऐसा बिल जो राष्ट्रपति के पास गया, यदि राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती तो वह कानून बन जाता। लेकिन राष्ट्रपति ना तो पुनर्विचार के लिए भेजा, वह अपने पास उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास पड़ा रहा, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति ही वीटो कहलाती है। स्थिति क्या होंगी? गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री ना हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक हो, संसद से पारित हो गया हो, राष्ट्रपति के पास गया, उसी दौरान नया मंत्रिमंडल इस पर हस्ताक्षर न करने की सलाह दे, तब वीटो पावर का यूज किया जाता है। राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए निश्चित अवधि नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि संसद भेज दी तो राष्ट्रपति को इतने टाइम पीरियड के अंदर ही सिग्नेचर करना पड़े, हस्ताक्षर करना पड़े। राष्ट्रपति कितना भी समय ले सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है क्या कि वह समय ले और ना ही वह हाँ कह रहा है और ना ही वह ना कह रहा है, समय भी ले रहा है और ना ही वह कह रहा है कि हाँ मैं सिग्नेचर करूँगा और ना ही वह कह रहे हैं कि मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा। तो यही स्थिति वीटो कहलाती है। चलिए अब जिक्र करते हैं आर्टिकल 111 की। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। आर्टिकल 111 इस बात को उल्लेख करता है। राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार के लिए कोई भी बिल को भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को वो अनिवार्य रूप से मान्यता देता है। वीटो का मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीटो का मतलब क्या है? रोकना या निषेध अधिकार। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इस प्रकार का कोई शब्द संविधान में उल्लेख नहीं है। इन राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी बिल को अपने पास रोकने की स्थिति ही वीटो कहलाती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे क्वालिफाइड वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। ये 4 प्रकार के वीटो का अध्ययन विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच।